अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। आज मैं कई सालों बाद इस पुरस्रार बंगले में दाखिल हुआ था। ये बंगला मेरे लिए इसलिए पुरस्रार था कि किसी नामालूम कातिल ने मेरे वालिद को यहाँ बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, लेकिन हमें आज तक कातिल का सुराग न मिल पाया था। आज कई सालों बाद मैं फिर से इस बंगले में दाखिल हुआ था, क्योंकि यहाँ मेरे वालिदैन की यादें वाबस्ता थी। मेरी याददाश्त तो ये जानने से कासिर थी कि मैंने कौन सा लम्हा कब अपने वालिदैन के साथ यहाँ गुजारा था, क्योंकि बकौल मेरी दादी जान के 15 साल की उम्र में मेरे साथ एक खतरनाक हादसा पेश आया था, जिसकी वजह से मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि मेरी याददाश्त दिमागी चोट की वजह से नहीं, बल्कि जहनी इंतशार की वजह से खो गई है। मैं अपने बचपन से ही ये देखता आ रहा था कि मेरे वालिदैन के आपसी ताल्लुकात कुछ अच्छे ना थे। न जाने मेरी माँ मुझे छोड़कर कहाँ चली गई, और ऐसी गई कि दोबारा कभी वापस लौट कर ना आई। बस कुछ अरसे के बाद मेरे वालिद को भी किसी ने कत्ल कर दिया। मैंने कई बार अपनी दादी माँ के मुंह से इस बंगले के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी थी, क्योंकि इस बंगले में रिहाइश करने से पहले तक तो हमारे तमाम हालात ठीक थे। खैर, वालिदैन के जाने के बाद मेरी दादी अम्मा ने मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया था और इस बंगले को किसी मुलाजिम के हवाले कर दिया जो इसकी देखभाल किया करता था, जबकि वालिद साहब का कारोबार उनके एक बिजनेस पार्टनर ने संभाल लिया। अब मैं तालीम हासिल करने के बाद इस काबिल हो चुका था कि अपना कारोबार खुद संभाल लूं, मगर रहमत अंकल ने यहाँ भी कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की। रहमत अंकल की एक बेटी थी जिसका नाम नीलम था। वो भी शुरू से ही मेरी क्लास फेलो थी। बचपन से लेकर जवानी तक ये सारा सफर हमने एक साथ ही तय किया था, लिहाजा नीलम के मुतालिक मेरी राय कुछ मुख्तलिफ ना थी। मैं उसे बचपन से ही पसंद करता था और अब ऑफिस में भी हम दोनों साथ ही काम करने लगे। इससे पहले कि मैं अपनी पसंद का इजहार अपनी दादी के सामने करता कि अचानक मेरी दादी को फालिज का अटैक हुआ, और जिसकी वजह से वो चंद दिन अस्पताल में रहने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। दादी जान की अचानक मौत मेरे लिए शदीद सदमे का बायस थी। उनकी वफात के फौरन बाद मैंने बंगले में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया, हालांकि मैं ये भी जानता था कि उस बंगले की वजह से मेरे वालिदैन एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और मैंने हमेशा हमेशा के लिए इस बंगले में ही रहने का इरादा कर लिया था। हमारे बंगले के मुलाजिम चचा साबुल ने इसकी हिफाजत बड़ी समझदारी से और दिल लगाकर की थी। मुझे अपनी गाड़ी से ही निकलता देखकर वो मुस्कुराते हुए मेरे बगल गिर हुए। अरे छोटे बाबू, आपके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए ना, एक अरसे से ये बंगला कितना वीरान मालूम हो रहा था। आपके आने से इस बंगले के दरो दीवार में जैसे एक रौनक सी आ गई है। मैंने तो अपनी तमाम उम्र इस बंगले की रखवाली करते हुए गुजार दी है, लेकिन लगता है कि आज मेरी तमाम मेहनतें रंग ले आई हैं। अरे 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 साबुल बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बंगले की सारी रौनकें तो आपसे ही हैं, क्योंकि आपने अपनी तमाम उम्र इस बंगले की रखवाली करते हुए गुजार दी है। मेरे ख्याल में इस बंगले में रहने के लिए असल हकदार तो आप ही है। मैंने मुस्कुराते हुए चचा साबुल को सीने से लगाया। अरे छोटे बाबू, ये तो आपका हुस्न नजर है, वरना हम गरीबों की क्या औकात। वैसे मैंने आपका कमरा सेट कर दिया है, आप चाहे तो कुछ देर आराम कर सकते हैं जब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मैं उनकी बात की तायीद करता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। ये कमरा वाकई शानदार था और मैं अपनी थकन के मारे अंदर घुसते ही सीधा बेड पर जा लेटा। थोड़ी ही देर में साबुल बाबा मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आ गए। अरे छोटे बाबू, अब तो इस बंगले के इर्द गिर्द काफी आबादी हो चुकी है। मेरे ख्याल में अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। मैं साबुल बाबा की बात सुनकर हंसा। अरे बाबा, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे वालिदैन अगर आज जिंदा होते तो खुशियां दुबाला हो जाती। जी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना कहकर साबुल चाचा ने अपना सर नीचे की जानिब झुका लिया और मैंने फौरन चाय का कप उठाकर उसे पीने के लिए अपने होठों से लगा लिया। अभी मैंने चाय की एक छोटी सी ही चुस्की भरी थी कि एक कर्मनाक नस्वानी चीख अचानक मेरी समाज से टकराई। ये चीख इतनी खौफनाक थी
कि चाय का कप मेरे हाथ से गिरता गिरता बचा। अचानक मेरी निगाहों ने सामने वाली कोठी का ताक़ुब किया, क्योंकि ये चीख मेरे घर के बिल्कुल सामने वाली कोठी से उभरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी को बड़ी बेदर्दी से पीट रहा हो। मैंने फौरन ही साबुल बाबा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। बाबा जी, ये शोर और चीखें कैसी हैं? लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब देने की बजाय अपने होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजा दी। छोटे बाबू, आप इस तरफ तवज्जो ना दे, ये तो इनका रोज का तमाशा है। मैं तो इन सब चीजों का बादी हो चुका हूँ। आप नए नए हैं ना, इसलिए आपको जरा अजीब लग रहा है। मगर बाबा, कुछ पता तो चले, आखिर ये सब क्या तमाशा चल रहा है? मैंने फिर से साबुल बाबा को मुतवज्जा किया। अरे साहब, ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। सामने वाली कोठी में एक बददिमाग शख्स रहता है जो आए रोज अपनी बीवी को मारता पीटता रहता है, जबकि वो एक शरीफ औरत है। अब भला हम क्या कर सकते हैं? अरे साबुल चचा, ये तो सरासर ज्यादती है। उस औरत के हक में कोई क्यों नहीं बोलता या उसकी मदद क्यों नहीं करते? और कुछ नहीं तो हम उसके शौहर को समझा तो सकते हैं। अरे छोटे बाबू, आप क्यों इस मामले में टांग अड़ा रहे हैं? मेरे ख्याल में हम खामोश रहे तो यही हमारे हक में बेहतर रहेगा। साबुल चचा की बात ने मुझे लाजवाब कर दिया था और मैं बददिल होकर नाश्ता छोड़कर ऑफिस चला गया। रात को फिर जब मैं अपने बेड पर दराज होकर एक किताब पढ़ रहा था तो उस औरत की हौलनाक चीख फिर से मेरे कानों से टकराई। मैं एकदम से चौंक उठा। ये कैसा खबीस इंसान है जो इस वक्त भी अपनी औरत को मार रहा है? मगर मगर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने गुस्से से किताब के एक वर्ग को बड़े बुरे तरीके से फाड़ डाला था, मगर यह सिलसिला कम होने की बजाय अब बढ़ता ही जा रहा था। वो शख्स बुरी तरह से उस औरत को जदोकोब कर रहा था और इधर मैं खून के घूंट पी रहा था। यहाँ के लोग कैसे पत्थर दिल है, किसी को भी इस औरत पर तरस नहीं आता। मैंने अपनी किताब गुस्से से एक तरफ फेंकी और कमरे से बाहर निकल आया। मैं भागता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा। बंगले का गेट खोलते ही मुझे लोगों का एक हजूम सा नजर आया जो कि हमारे सामने वाली कोठी के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। अगले ही लम्हे उस हजूम में से एक रसीदा उम्र का शख्स उस कोठी के मरकजी गेट की जानिब बढ़ा और बेल बजा दी। कुछ देर तक तो कोई रद्द अमल वाजे ना हुआ। आखिर बहमी मशवरे के बाद एक नौजवान दीवार फलांग कर उस कोठी में दाखिल हो गया और अंदर जाकर उसने फौरन ही कोठी का मेन दरवाजा खोल दिया। मैं चूंकि गुस्से में पहले ही खौल रहा था, उस हजूम के साथ मैं भी कोठी के अंदर ही दाखिल हो गया। अचानक उसके ड्राइंग रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं फौरन कमरे की जानिब लपका, लेकिन अंदर दाखिल होते ही एकदम ठिठक कर रह गया। ड्राइंग रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और एक औरत जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई थी। एक 7 साल का बच्चा उससे लिपट लिपट कर रो रहा था। मैंने फौरन ही आगे बढ़कर उस औरत की नब्ज चेक की। शायद इसे गला दबाकर मारा गया था। इतने में वो छोटा सा बच्चा बोल उठा, मेरी मम्मा को मेरे पापा ने मारा है और खुद पिछले दरवाजे से भाग गए हैं। ये तमाम मंजर किसी कयामत से कम न था। मेरी निगाहें अब भी उस बेजान औरत के वजूद पर ठहरी हुई थी। उस औरत की फटी फटी आंखों में अजियत साफ नजर आ रही थी कि किस कदर सफाकियत से उसका गला दबाकर उसे मारा गया था। एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा कि ये मंजर मैं पहले भी अपनी जिंदगी में कभी देख चुका हूँ, मगर मगर कहाँ? मैं एकदम से सोच में डूब गया। ये वो सवाल था कि जिसके वजह से मेरे दिमाग की रगें फटने के बिल्कुल करीब हो गई। मेरे कान अचानक साए साए करने लगे और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाने लगा। फिर इस धुंधलक के अंधेरे में दो हियोले उभरे। एक हियोले के हाथ में तेज धार और चमकता हुआ खंजर था जो ठीक मेरी नजरों के सामने लहरा रहा था। बस मुझे यहाँ तक ही याद है। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो रहमत अंकल और नीलम मेरे बिस्तर के पास ही बैठे हुए थे, जबकि चचा साबुल मेरा सर दबा रहे थे। मैंने सवालिया नजरों से उनकी जानिब देखा। क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी याददाश्त खो चुकी है और मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे अपने दिमाग पर जोर डालता देखकर नीलम फौरन से बोल उठी, आपके सामने वाले घर में एक कत्ल हुआ है, एक औरत का कत्ल। बस वही वाकया देखकर आप बेहोश हो गए थे। नीलम की ये बात सुनकर
वो पिछले सारे मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। जब मैं औरत की चीखों की आवाज सुनकर उस घर में घुस गया था, वो जालिम उस बेचारी औरत को मारकर फरार हो गया था। अरे अरे दानिश, आप अपने जहन पर ज्यादा जोर न डालें। हमारे माशरे में अक्सर ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं कि हम हर बात को अपने जहन पर सवार कर लें। नीलम की ये बात सुनकर रहमत अंकल ने भी उसकी तायद की। बेटा, नीलम ठीक कहती है, तुम अपने दिमाग को रिलैक्स रखो। उन्होंने बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, हम लोग अपनी जगह पर बेबस हैं, कोशिश भी करें तो कुछ नहीं कर सकते। जबकि उस मकतूल औरत के बच्चे को उसकी खाला अपने साथ ले गई है। तुम जरा भी फिक्र ना करो, डॉक्टर ने तुम्हें मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है, हमारा चलना ही मुनासिब होगा। इतना कहकर नीलम और रहमत अंकल अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मैं अपनी आंखें मूंद कर किसी गहरी सोच में मुब्तला हो गया। कुछ देर तक तो मेरी तबीयत बेचैन रही, फिर अचानक नींद ने मुझ पर गलबा करना शुरू कर दिया। यूं लगा कि जैसे कोई नादीदा कुव्वत मेरी आंखें बंद करती जा रही हो। मैं जागने की नाकाम कोशिश करते हुए नींद में डूबता चला जा रहा था। फिर मैंने जागते जहन से वही मंजर दोबारा देखा जो उस वक्त मैंने औरत के घर में देखा था। मेरी आंखों के सामने एक धुंध सी फैल गई और उस धुंध में दो ह्योले नमूदार हुए, इस कदर लंबे तड़ंगे और गैर वाज़ेह कि मैं उनके मुतालिक कुछ अंदाजा न कर पाया। फिर वही तेज धार चमकता हुआ खंजर अचानक से मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा, जिसे देखकर खौफ की शिद्दत से मेरी सांसें उखड़ने लगी और मेरा दम घुटने लगा। मैं नींद में चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज मेरे हल्क में अटक कर रह गई थी। ये अजियतनाक कैफियत थी जो आज से कई बार पहले भी मुझ पर मुसल्लत रही थी। अगले ही लम्हे वो खंजर मेरे आर पार हो गया और मैं चीख मारकर अपने बिस्तर से उठ बैठा। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो रहा था और घबराहट की वजह से मेरा सांस भी बुरी तरह से फूल चुका था। मेरी कैफियत उस वक्त ऐसी थी जैसे मैं मीलों से भागता आ रहा हूं। मैंने फौरन ही उठकर पानी पिया और दोबारा अपने बेड पर लेट गया। यही मंजर तो उस औरत की लाश देखकर मेरी आंखों के सामने उभरा था। अब ख्वाब में भी मैं वही देख रहा हूँ। उफ खुदा, आखिर ये क्या माजरा है। खैर, उस रात में बहुत बेचैन रहा, लेकिन ये सिलसिला भला थमने वाला कहाँ था। अब हर रोज मामूल बन चुका था। वो दोनों ह्योले मेरे ख्वाब में आते और मेरी हालत गैर हो जाती। इस वाकये के बाद मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं ऑफिस से सीधा घर आकर अपने कमरे में बंद होकर रह जाता, जबकि साबुल चचा मेरा बदला हुआ रवैया देखकर दिल ही दिल में कुढ़ते रहते। एक दिन मैं ऑफिस में मौजूद था कि मुझे फिर से वही दौरा पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गई और वही धुंधनुमा दो ह्योले मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। लेकिन इस बार मैं गुस्से में आ गया। मेरा सारा वजूद किसी नादीदा कुव्वत के कंट्रोल में चला गया था। मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स पर हमला कर दिया था और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की थी। ऑफिस में मौजूद तमाम लोग मेरी इस हरकत पर हक्के बक्के रह गए थे। उनके मुताबिक उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से काबू किया, हालांकि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम न था। जब मैं कुछ नॉर्मल हुआ तो ऑफिस के लोगों ने मुझे ये सारा माजरा सुनाया और मैं हैरानो परेशान हुआ उनका मुंह तके जा रहा था। उनके मुताबिक अब मैं नॉर्मल हो चुका था, लेकिन लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बार बार ये ख्याल मेरे जहन में बिजली की तरह कूद रहा था। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं भला कैसे किसी को जान से मार सकता हूं। मैं भी इन्हीं सोचों में था कि रहमत अंकल की आवाज मेरे कानों से टकराई। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि नीलम भी सवालिया निगाहों से इधर उधर का जायजा लेने में मसरूफ थी। लेकिन मैं किसी बेजान बुत की तरह उनके सामने बेबस खड़ा हुआ था। मेरा सारा वजूद उस नादीदा कुव्वत के जेरे असर था। मुझे मालूम न था कि आने वाले चंद लम्हों में कुछ खौफनाक और नाकाबिले बर्दाश्त होने वाला है। मेरे अंदर गुस्से का एक लावा भरा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग की रगें वहशत से चटकने लगी थी। मैंने कहर आलूद निगाहों से रहमत अंकल की जानिब देखा और फिर से उन पर झपट पड़ा। उनका गिरेबान मेरे हाथों में था
और वो बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, जबकि नीलम मेरी गिरफ्त से रहमत अंकल का गिरेबान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक जोरदार थप्पड़ नीलम को जड़ दिया और वो अपना तवाजुन बरकरार न रखते हुए मेज से जा टकराई। इतने में ऑफिस के कई लोग बड़ी तेजी से मेरी जानिब लपके और मुझे दबोच लिया। फिर किसी ने कोई वजनी चीज मेरे सर पर मारी तो मैं बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक अस्पताल में एडमिट था। दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने कराहते हुए अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? फिर अगले ही लम्हे गुज़िश्ता वाकया मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। रहमत अंकल मेरे करीब ही एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि नीलम उनके पास खड़ी हुई दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी। मैंने जो कुछ उन दोनों के साथ किया वो नाकाबिले माफी था। मैं उनके सामने अपनी निगाहें उठाने की काबिल न रहा था और शर्मिंदगी के एहसास से जमीन में गड़ा जा रहा था। अंकल अंकल आई एम सॉरी। मुझे मालूम नहीं कि मैंने क्या किया है। मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बस में नहीं रहता। मैं भला किस मुंह से आपसे माफी मांगू? इतना कहकर मैंने अपने दोनों हाथ रहमत अंकल के सामने जोड़ दिए। अरे बेटा, नहीं नहीं, तुम तो हमारे बेटों जैसे हो। उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए बड़ी शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। अरे नहीं नहीं बेटा, रो मत, हौसले और सब्र से काम लो। तुमने ऑफिस में जो कुछ भी किया, मुझे यकीन है कि तुम अपने होशो हवास में नहीं थे। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, वो माहिर नफ्सियात है। मुझे यकीन है कि उनके इलाज से तुम्हें जरूर इफाका होगा। तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओ तो फिर हम तुम्हारा मुस्तकिल इलाज करेंगे। रहमत अंकल ने तफसील से मुझे समझाते हुए कहा। मगर मेरे दिल को तो किसी लम्हे चैन नहीं था। मैंने अपने प्यारों के साथ कितना हद तक अमेज सलूक किया था। मेरा दिल चाह रहा था कि खुदकुशी कर लूं, मगर मैं बेबस था। और उधर नीलम भी मुझसे खफा खफा लग रही थी। उस रोज वो भी बड़ी खामोशी के साथ रहमत अंकल के साथ वापस चली गई। ठीक 2 दिन बाद रहमत अंकल एक डॉक्टर को अपने साथ लाए, जिन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री जानने के बाद मुझे चंद अद्वियात दे दी। उनके इलाज से मुझे काफी फाका तो मालूम हो रहा था, लेकिन वो डरावना ख्वाब अब भी मुझे मुसलसल नजर आ रहा था। डॉक्टर साहब के मुताबिक मेरे माजी में कुछ ऐसा जरूर छुपा था, जिसकी वजह से ये इज़्तिरारी सी कैफियत अक्सर मुझ पर तारी हो जाया करती थी। अगले रोज मैं रहमत अंकल के साथ डॉक्टर साहब के क्लिनिक जा पहुंचा। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर दाखिल हुए। इस कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था। अगले ही लम्हे इस पूरे कमरे में एक हल्की सुर्ख रंग की रोशनी फैलने लगी। मैंने कमरे का जायजा लिया तो एक तरफ पलंग और दूसरी तरफ सोफा पड़ा हुआ था। अरे बेटा, तुम रुक क्यों गए? आओ यहाँ सोफे पर आकर लेट जाओ। अचानक ही डॉक्टर साहब की आवाज मेरे कानों से टकराई। उनकी हिदायत पाते ही मैं फौरन सोफे पर लेट गया। बेटा, अपने आसाब को ढीला छोड़ दो और आंखें मुकम्मल तौर पर बंद कर लो। डॉक्टर साहब ने जैसे मुझ पर एक तिलिस्म सा कायम कर दिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बस गई थी कि डॉक्टर नजम साहब की बात पर अमल करना है। देखो, तुम नींद की वादी में जा रहे हो। और जोर से। हाँ हाँ, तुम्हें नींद ही आ रही है। देखो, नींद गहरी हो रही है, और गहरी, और गहरी। डॉक्टर साहब की आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी और मैं वाकई में नींद की गहरी में खोता चला गया। देखो बेटा, तुम्हें जो नजर आ रहा हो मुझे ठीक ठीक बताते जाओ। क्या तुम्हें वही ख्वाब फिर से नजर तो नहीं आ रहा? मेरे कानों में फिर से डॉक्टर नजम की आवाज सुनाई दी। बस ये आवाज सुनते ही मेरी आंखों के सामने फिर से वही धुंध सी छाने लगी और वही दो हियोले उभरे। बेटा, ये कैसी धुंध है जो तुम्हारी नजरों के सामने फैली हुई है? जरा मुझे बताओ तो, ये दोनों हियोले कौन है? डॉक्टर साहब की ये आवाज सुनकर मैंने अपने दिमाग पर पूरा पूरा दबाव डाला तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों हियोले मेरी आंखों के सामने वाजे होने लगे। एक कवि हक्कल शख्स ने एक औरत को बालों से पकड़ रखा था, मगर उन दोनों के चेहरे और नक्श बिल्कुल वाजे नहीं हो रहे थे। अगले ही लम्हे उस शख्स ने औरत के बालों को एक जोर से झटका दिया और गरज कर बोला,
आज फिर तू उस खबीस से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी ऐसा करने से मना किया था, लेकिन तू बाज नहीं आई। वो उस औरत पर बड़ी बुरी तरीके से गरजा था, लेकिन उसके जवाब में वो औरत रोते हुए बोली, मैं मैं बेटे की दवाई लेने गई थी। उसकी तबीयत शाम से ही बहुत खराब हो रही थी। बस मेरा और कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर वो औरत सिसकियां लेने लगी, जबकि वो कभी हैकल शख्स उसे कहरालूद नजरों से देखने लगा। तू दवा लेने गई थी या अपने पुराने मंगेतर से मुलाकात करने? मैं तेरे ये सारे झूठ बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने खुद तुझे उसके साथ देखा है। उस शख्स ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन औरत उसे फिर से अपनी सफाई देने लगी। वो वो मुझे इत्तफाकन रास्ते में मिला था, तुम्हारा हाल पूछ रहा था। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो मेरा चचाजाद भाई भी है? और नहीं, चचाजाद भाई। उस शख्स ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उस औरत के चेहरे पर मारा तो वो चकरा कर एक जानिब को गिर पड़ी। ये ढोंग अब मजीद नहीं चलेगा। इस रिश्ते की आड़ में मेरी आंखों में तुम ज्यादा देर तक धूल नहीं झोंक सकती। मकार औरत, आज तो मैं तेरा हिसाब लेकर ही रहूंगा। आज मैं तुझे इस काबिल ही ना छोड़ूंगा कि तू उस कमीने से दोबारा मिल सके। इतना कहकर वो शख्स दोबारा उस औरत पर झपटा और उसका गला पकड़कर मजबूती से दबाने लगा। वो औरत मजामत के लिए अपने हाथ पांव मारने लगी, मगर मौत के शिकंजे ने उसको बुरी तरह से दबोच लिया। कुछ ही देर में उसका वजूद बेहिस्सो हरकत हो गया। जब उस शख्स को अंदाजा हो चुका कि वो औरत मर चुकी है, तो उसने बड़ी हकारत भरी नजरों से उस औरत को देखा और उसके वजूद को एक तरफ धकेल दिया और खुद बड़े बड़े डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ये ख्वाब किसी फिल्मी अंदाज में मेरी आंखों के सामने गर्दिश कर रहा था। फिर दोबारा से वही मंजर उभरा और उस औरत का चेहरा अब मुझे बिल्कुल वाजे नजर आने लगा। उसके चेहरे पर पहली नजर पड़ते ही मैं उसे फौरन पहचान गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। दफतन मेरी आंखों के सामने फिर से एक मंजर उभरा। बेड के नीचे से एक 7 साल का बच्चा बड़े बुरे अंदाज से रोता हुआ अपनी माँ से लिपट गया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो मासूम बच्चा मैं खुद ही था। वो शायद मेरा ही बचपन था। मेरा दिमाग तेजी से मेरे माजी को खोले जा रहा था। फिर वही शख्स दोबारा नमूदार हुआ, जो कि मेरा बाप था। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और एक कमरे में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। मैं इस कमरे के एक कोने में सहम कर बैठ गया और सिसकियां ले लेकर रोने लगा। फिर न जाने कहां से मेरी दादी जान उस कमरे में दाखिल हुई और मैं भागकर उनके सीने से लिपट गया। बस फिर वो मुझे अपने साथ अपने गांव ले आई। मैं सबको चीख चीख कर बताना चाहता था कि मेरी माँ कहीं नहीं गई, बल्कि उसको बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके कहीं दबा दिए गए हैं। मैं अंदर ही अंदर से बहुत कर्ब का शिकार था। बचपन में मैं क्या खेलता कूदता, मैं तो बचपने की हद से ही बाहर निकल गया। अब तुम रिलैक्स होकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो। अगले ही लम्हे डॉक्टर की आवाज फिर से मेरे कानों से टकराई और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगा। मेरे बेटे, ये तुम्हारा गुज़िश्ता माजी था जो आज तुम्हें मिल गया है। तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये दुनिया ये दुनिया मकाफात अमल है। आखिर उसके गुनाहगार को उसकी सजा मिल ही जाएगी। अब मैं मुकम्मल तौर पर होश में था। तमाम हकीकत मेरे सामने किसी शीशे की तरह आया थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं निदामत के एहसास से अपना सर झुकाए हुआ था। डॉक्टर साहब, मैं किस कदर शफाक और बेहिस हूँ। मैंने अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। मैंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर साहब अब भी बड़े पुरसकून थे। बेटा, मैंने पहले ही कहा है, ये दुनिया मकाफात अमल है। तुम खुद को इल्जाम मत दो। वालिदैन के आपस की लड़ाई झगड़े और नामुनासिब रवैये हमेशा औलाद को अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरफ धकेल देते हैं। तुम्हारे वालिद ना सिर्फ तुम्हारी वालदा की मौत के जिम्मेदार थे, बल्कि तुम्हारी शख्सियत के बिगाड़ के भी वही जिम्मेदार थे। तुम पहले ही बहुत ज़हनी कशमकश का शिकार हो गए थे। शायद इसी वजह से तुमने अपने वालिद का कत्ल कर दिया। फिर ऐन मौके पर ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अपने वालिद को कत्ल करने के बाद तुम वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे।
तो तुम्हारा रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। बस यही वजह थी कि शख्सियत का सफाक तरीन हिस्सा तुम्हारे जहन पे तारी होता था, जिसमें तुम इंतहाई जारहाना और वहशीपने का शिकार हो जाया करते थे। और वही गुज़िश्ता वाक़ियात तुम्हें एक मखसूस ख्वाब की शक्ल में दिखाई देते थे। अब जबकि तमाम माजी की गिरहें खुल चुकी हैं, तो मुझे यकीन है कि अब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगे, क्योंकि पहले ही पागलपन की वजह से तुम्हें अदालत ने बरी कर दिया था। अब जबकि तुम्हारा इलाज हो चुका, तुम एक नॉर्मल और खुशबाश जिंदगी गुजार सकते हो। बेटा, अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बनाओ, ताकि तुम्हारे माजी में होने वाली तमाम गलतियों का एहसन तरीके से अजाला हो सके। बस ऐसा करके ही तुम अपनी कोताहियों की तलाफी कर सकते हो। डॉक्टर साहब की ये बात सुनकर मेरे दिल पर बहुत असर हुआ और मैं अपनी माजी की कोताहियों पर गौर करने लगा। तकरीबन आइंदा 6 माह तक मैं डॉक्टर साहब के जेरे इलाज रहा। इसी दौरान रहमत अंकल और नीलम बाकायदगी से मेरा ख्याल रखते रहे, और एक दिन वो भी आया कि जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। बस उसी दिन ही मैंने अपना सर झुकाकर रहमत अंकल से नीलम का रिश्ता मांग लिया। शायद रहमत अंकल की भी यही ख्वाहिश थी, मगर एक बेटी का बाप होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पाते थे। यूं उस रोज मेरा और नीलम का सादगी से निकाह हो गया और वो मेरे साथ इसी बंगले में रहने लगी। आज मेरी शादी को 7 बरस बीत चुके हैं। हमारी एक बेटी और 2 बेटे हैं। अब हम अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। इन 7 सालों में मैंने अपनी बीवी और बच्चों को वो प्यार और तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश की है कि जो मेरा बाप मुझे न दे पाया था। आप सबसे भी यही गुजारिश है, अपने फैमिली और बच्चों को प्यार दे और उनकी हर तरह से केयर करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।